हाँ जी फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारी स्क्रीन पर, दैट इज असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, दैट इज असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अभी तक हमने समझ लिया सर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है। अब क्या क्या ज़रूरत का सामान है जो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होना चाहिए। आ जाओ वन बाय वन रीड करते हैं और क्विकली उसको लर्न भी करते हैं, ठीक है। नंबर वन, पॉइंट नंबर वन क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर वन कह रहा है सर दो पार्टीज होनी चाहिए। दो पार्टीज होनी चाहिए तभी कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो सकता है, राइट। और जो दो पार्टीज हैं, एटलीस्ट शुड बी एटलीस्ट टू पार्टीज एंड द वन पार्टी मेकिंग द ऑफर। सर दो पार्टीज होंगी तभी तो होगा ना कॉन्ट्रैक्ट। एक पार्टी ये है और एक पार्टी ये है। एक क्या देगी, एक देगी ऑफर, और दूसरी वाली पार्टी क्या देगी सर, एक्सेप्टेंस देगी। क्या देगी जी, एक्सेप्टेंस। इसलिए दो पार्टीज का होना इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी। अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी मेड बाय द नेचुरल पर्सन एंड बाय द अदर पर्सन। हम कंपनीज को, आर्टिफिशियल पर्सन को भी क्या मानते हैं, एक सेपरेट लीगल एंटिटी मानते हैं, राइट। तो इसलिए या तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो सकता है, या तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी नेचुरल पर्सन भी हो सकता है और कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसका लीगल एक्सिस्टेंस है, मतलब मीन्स कंपनीज एंड यूनिवर्सिटीज कैन ऑल्सो बी एंटर्ड इनटू एन कॉन्ट्रैक्ट। चलिए नेक्स्ट पॉइंटर क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंटर कह रहा है पार्टीज मस्ट इंटेंड। ध्यान से देखो पॉइंट नंबर टू क्या कह रहा है, पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस। लीगल ऑब्लिगेशंस होनी ज़रूरी है। हमने पढ़ा था, हमने थ्री टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट्स पढ़े थे, याद है, याद है, हमने थ्री टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट पढ़े थे। दैट इज सोशल एग्रीमेंट, उसके बाद डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स, एंड लास्ट वन पढ़ा था मैडम, कमर्शियल एग्रीमेंट। फटाफट से मुझे बता दो, फटाफट से सब बच्चे बता दो कि कौन सा एग्रीमेंट लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है। कौन सा कर रहा है मैडम, कौन सा कर रहा है, कर रहा है दैट इज कमर्शियल एग्रीमेंट। सर कमर्शियल एग्रीमेंट ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें लीगल ऑब्लिगेशन होता है, और एक एग्रीमेंट किस में कन्वर्ट हो जाता है सर, कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड विद इन सर्टेन केसेस। वो कह रहे हैं अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया, ठीक है। अब जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं साहब, वो या तो रिटर्न भी हो सकता है या तो ओरल भी हो सकता है। हमारा एग्रीमेंट या तो रिटर्न भी हो सकता है या तो ओरल भी हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, ओरल कॉन्ट्रैक्ट को भी कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। लेकिन लेकिन क्या कह रहा है, but in case of certain contracts some other formalities have to be complied with to make an agreement legally enforceable। मतलब कुछ सर्टन कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जहां पर आपको रिटर्न में होना ज़रूरी है। लेट सपोज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, आप इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, गाड़ी का इंश्योरेंस करा रहे हो, ठीक है। आपने ओरल कॉन्ट्रैक्ट होना इज़ नॉट सफिशिएंट कि आपने पेमेंट दे दिया और सामने वाले पर्सन ने क्या बोला, पक्का पक्का से मैं तेरी गाड़ी का क्या करूँगा, इंश्योरेंस करा के रखूँगा। सर इन कॉन्ट्रैक्ट्स में, कुछ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स में आपके पास क्या होना ज़रूरी है, आपके पास रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है। बात समझ में आती है, रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है। फर्दर इन केस ऑफ सर्टन कॉन्ट्रैक्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप कोई रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, है ना, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, तो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए, इट मस्ट बी रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट। अदरवाइज उस कॉन्ट्रैक्ट को कैसा बोल दिया जाएगा, दैट इज इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंटर क्या कहता है, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो उसका सर्टेनिटी होना चाहिए। सर आपको पता होना चाहिए कि आप, लेट सपोज टू पार्टीज हैं, ध्यान से देखो, चलो दोबारा देख लो। लेट सपोज टू पार्टीज हैं, ठीक है। ये बोल रहा है भाई मुझे ना तेरी ना गाड़ी परचेज करनी है, ठीक है। तो इस बी के पास दो गाड़ी हैं, एक है रेड कलर की, एक है वाइट कलर की। ए
बोल रहा है, ए बोल रहा है मुझे तेरी गाड़ी लेनी है, बी ने कहा ठीक है भाई ले 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 ले, हाँ मैं रेडी हूँ बेचने के लिए। ए सोच रहा है कि जो वो गाड़ी खरीदने वाला है वो गाड़ी खरीदने वाला है रेड कलर की, और बी सोच रहा है जो मैं गाड़ी बेच रहा हूँ वो बेचने वाला हूँ व्हाइट कलर की। तो यहाँ पर व्हाट इज मिसिंग, सर्टेनिटी इज मिसिंग, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग ही नहीं है, पता ही नहीं है सर किसी को कि ए कौन सी गाड़ी की बात कर रहा है, बी कौन सी गाड़ी की बात कर रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन होना चाहिए, नॉट वेग, कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला नहीं होना चाहिए कि सर पता ही नहीं है किस चीज की बात कर रहे हैं, इट मस्ट बी सर्टेन। तो अभी तक हमने 4 पॉइंट्स रीड कर लिए, अभी तक हमने 4 पॉइंट्स रीड कर लिए। पहली बात कि सर 2 पार्टीज होनी चाहिए। दूसरी बात बताओ, दूसरी बात बताओ क्या पढ़ी है, दूसरी बात हम लोगों ने पढ़ी है दैट पार्टीज मस्ट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए। तीसरी बात अदर फॉर्मेलिटीज मतलब रिटन और ओरल दोनों हो सकता है। चौथी बात सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होना चाहिए। ठीक है मैडम, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। 2 पार्टीज हैं मैम, उसके बाद लीगल ऑब्लिगेशन का पॉइंट आ गया मैम, उसके बाद रिटन और ओरल वाला पॉइंट आ गया, और लास्ट पॉइंट कौन सा है कि सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होना चाहिए, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होना चाहिए। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। सर 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 ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, एक एसेंशियल एलिमेंट क्या है एक कॉन्ट्रैक्ट का कि पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। आप अगर किसी से वादा कर रहे हो कि हाँ मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को पक्का पक्का से निभाऊंगा, तो उसका पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। जैसे कि लेट सपोज आपने किसी को बोला कि मैं तेरे को 5 लाख रुपए दूंगा, है ना, तू मुझे आसमान से तारे तोड़ के ला के दो। क्या ये पॉसिबल है सर? बताओ फटाफट से बताओ, क्या ये पॉसिबल है? नो, इट्स नॉट पॉसिबल मैम, इट्स नॉट पॉसिबल। तो जो चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती दैट विल बी नॉट कंसिडर्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट, इट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। तो पॉसिबिलिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, तो ये हमने कुछ पॉइंटर्स पढ़े हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, ये देखो यहाँ पर दोबारा दिखा देती हूँ। एज पर सेक्शन 10 के थ्रू तो नहीं बताएगा, 10 के थ्रू तो हम कुछ अभी और एलिमेंट्स पढ़ेंगे विच इज़ असेंशियल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। सर 2 पार्टीज होनी चाहिए, लीगल ऑब्लिगेशन में वो 3 पॉइंटर आ जाएंगे, सोशल, डोमेस्टिक और कमर्शियल वाले। फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए, मतलब या तो ये ओरल हो सकता है या तो ये रिटर्न भी हो सकता है, लेकिन जहाँ पर रिटर्न की ज़रूरत है वहाँ पर कैसा होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए। सर्टेनिटी होनी चाहिए मीनिंग की, पॉसिबिलिटी होनी चाहिए परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंटर चलो हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंटर कहता है दैट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और एन एग्रीमेंट। अभी हम पढ़ के आए हैं, बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं कि मैडम ऑफर है और अगर एक्सेप्टेंस भी दिया जा रहा है तो ये क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट, प्लस इसमें कंसिडरेशन भी इन्वॉल्व होता है, राइट। एन एग्रीमेंट इज फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। सर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए आपका क्या होना ज़रूरी है, आपका क्या होना ज़रूरी है, एक एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है। ठीक है, एक एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है। एग्रीमेंट आपको पता ही है कैसे बनता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन से, राइट। जब हम इस एग्रीमेंट में प्लस कर देते हैं, क्या प्लस कर देते हैं सर, लीगल ऑब्लिगेशन प्लस कर देते हैं, है ना। जब हम इसमें लीगल ऑब्लिगेशन जब हम इसमें लीगल ऑब्लिगेशन ऐड कर देते हैं तो हम कहाँ पर आ जाते हैं, तो हम आ जाते हैं एग्रीमेंट में। तो एक कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करने के लिए क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फ्री कंसेंट। मैडम फ्री कंसेंट का मतलब, लेट सपोज बहुत ध्यान से सुनना, लेट सपोज आप किसी के साथ एग्रीमेंट कर रहे हो, जैसे कि अभी हम पहले वाले एग्जाम्पल की बात कर रहे थे, ठीक है ना, ये था ए और ये कौन है, ये है बी। ए को गाड़ी परचेज करनी है बी की, ठीक है, बी को वो फोर्सफुली
बी को फोर्सफुली क्या कर रहा है, फोर्सफुली इन्फ्लुएंस्ड कर रहा है कि भाई मुझे तेरा ये वाली जो तेरे पास रेड कार है ना, वो मुझे ही चाहिए। उसकी उसको दिमाग को इन्फ्लुएंस कर रहा है, दिमाग को इन्फ्लुएंस कर रहा है मतलब उसको प्रेशराइज कर रहा है कि भाई नहीं दी ना, धमकी दे रहा हूँ, नहीं दी ना तूने तो तेरे घर में आके तोड़ फोड़ कर दूंगा, मुझे तो तेरी रेड कार चाहिए ही चाहिए। तो सर इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, जल्दी से आ जाओ। तो फटाफट से मुझे बता दो, जो बी ने कॉन्सेंट दी है कि हाँ मुझे देनी पड़ेगी तुझे कार, है ना, ये तो वो मुझे धमकी दे के गया है ना, कुछ ना कुछ वो गलत मेरे साथ काम कर सकता है, तो इसकी कंसेंट कैसी है सर? सारे बच्चे बोलो इसकी कंसेंट कैसी है, फ्री है क्या, फ्रीली कंसेंट दे रहा है क्या? जी नहीं, आंसर इज नो। तो फ्रीली कॉन्सेंट नहीं मिलती है, फ्रीली कॉन्सेंट नहीं मिलती है, ठीक है। तो जो भी दो पार्टीज आपस में एंटर हो रही हैं उनकी कॉन्सेंट क्या होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। यहां पर देखो एक और बात लिखी है, consensus ad edem, this is very important pointer, very important line. Two or more person are said to be consented that they agreed upon the same thing in the same sense, सेम थिंग और सेम सेंस में ऐड होना चाहिए, उनका कंसेंट फ्री होना चाहिए फ्रॉम कोरिजन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक्स। ठीक है, ये सारे पॉइंटर्स का हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है तो वहां पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंटर क्या आ रहा है, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में क्या हर कोई एंटर हो सकता है? जी नहीं, जिसकी उम्र 18 साल नहीं हुई है वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता है। तो कुछ कैपेसिटीज को डिफाइन करा गया है कि आपकी कैपेबिलिटीज, कैपेसिटीज को डिफाइन करा गया है, जिसका पॉइंटर नंबर 1 है कि आप मेजर होने चाहिए, मेजर मतलब 18 या 18 से प्लस आपकी एज होनी चाहिए, तभी तभी आप एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हो। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है आप दिमाग से साउंड होने चाहिए, साउंड का मतलब नहीं आवाज आ रही है दिमाग से, ठीक है ना, वो वाली बात नहीं हो रही है, ठीक है। साउंड माइंड का मतलब क्या है, आपका दिमाग भली भांति काम करना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप कुछ पागलपंती वाली बातें कर रहे हो या आपका माइंड डिस्टर्ब्ड है, नहीं, आप एक साउंड माइंड के पर्सन होने चाहिए, ठीक है। ओके मैडम, ओके समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है नॉट अदरवाइज डिसक्वालिफाइड फ्रॉम कंट्रैक्टिंग बाय लॉ विच इज सब्जेक्ट टू, कुछ और क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं जो हम फर्दर चैप्टर में पढ़ेंगे, तो उन लॉस के अकॉर्डिंग भी वो डिसक्वालीफाई नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है पॉइंटर नंबर 4, कंसिडरेशन होना चाहिए। सर कंसिडरेशन होना चाहिए, मैडम हमने पढ़ा था, याद करो हमने पढ़ा था, एक एग्रीमेंट कब बनता है, जब उसके अंदर ऑफर हो, जब उसके अंदर एक्सेप्टेंस हो, प्लस क्या हो, उसके अंदर कंसिडरेशन हो। ये तीनों चीजें मिलकर क्या बना देती हैं, ये तीनों चीजें मिलकर बना देती हैं एग्रीमेंट। जब इस एग्रीमेंट के अंदर क्या इंक्लूड हो जाता है, जब इस एग्रीमेंट के अंदर इंक्लूड हो जाता है, बोलो बोलो बोलो, जब इस एग्रीमेंट के अंदर इंक्लूड हो जाता है लीगल ऑब्लिगेशन, तो ये क्या बन जाएगा सर, तब ये बन जाएगा एक कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आती है बात? ओके ओके। तो कह रहे कंसिडरेशन, सर इसका कंसिडरेशन का ध्यान से देखो, क्विड प्रो क्यू, बोले तो समथिंग इन रिटर्न होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि ए एग्रीज टू सेल हिज बुक्स टू बी फॉर ₹100, तो ये है consideration that is important when you are enter into an contract। चलिए अगला क्या कह रहा है, लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन, मैडम अभी तो आपने इतना बताया कि कंसिडरेशन होना चाहिए, लेकिन
लॉफुल, अगला बात क्या कर रहा है, लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल मतलब ये नहीं कोई चोरी चकारी का सामान दे दिया तुमने सामने वाले को तो वो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। देखो, ए promises to drop prosecution instituted against B for robbery, B promises to restore the value of the thing। जैसे कि ये देखो, ये क्या है, ये दो पर्सन है, ठीक है, ये है ए, ये है बी। अब इस बी और ये बी का दोस्त है सी। बी ने क्या करा, बी ने चोरी करी है ए के घर। क्या करी है, बी ने ए के घर चोरी कर ली, ठीक है। अब यहाँ पर इसके पास बहुत सारा चोरी का सामान है, ठीक है। अब सी क्या कह रहा है, सी ना ए के, सी को पता चल गया बी ने चोरी करी है तो सी ए का भी फ्रेंड है, ठीक है। तो सी क्या कह रहा है बी को कि भाई छोड़ देना इनका केस, इनका पैसा वापस लौटा दे। तो कह रहा है भाई नहीं लौटाऊंगा, ऐसे कर तू मेरे साथ एग्रीमेंट कर ले, तेरे को चोरी का कुछ पैसा दे दूंगा, बट तू जाकर ए को बोल दे कि बी मैंने चोरी नहीं करी है, ये बोलने पर मैं तुझे क्या दे दूंगा, चोरी किया हुआ सामान कुछ ना कुछ तेरे को दे दूंगा। सर अब ये क्या हो रहा है, दैट इज नॉट अ लॉफुल कंसिडरेशन, इट इज नॉट अ लॉफुल कंसिडरेशन। तो सर क्या बात होती है, कॉन्ट्रैक्ट का कंसिडरेशन, कंसिडरेशन भी होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, ठीक है। ए एग्रीज टू सेल हिज हाउस टू बी अगेंस्ट 100 kg ऑफ ड्रग्स। आप ड्रग्स के कंसिडरेशन के हिसाब से अपना आदान प्रदान कर रहे हो, बिल्कुल 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 गलत है। दैट इज लॉफुल कंसिडरेशन इज मिसिंग इन दिस पार्ट, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी void, द एग्रीमेंट इन टू must not be which law declares either illegal or void. An illegal is an agreement expressly or implied prohibited by law. A void agreement is a one without any legal effects। कह रहे हैं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, नॉट दिख, साफ साफ दिख रहा है एग्रीमेंट ही void है। मैडम void मतलब जो चीज सब ठीक चल रही होती है दैट इज वैलिड। वॉइड का मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ झोल है, कुछ ना कुछ इलीगल काम कर रहे हो, साफ दिख रहा है कि चोरी करा हुआ पैसा आप किसी को दे रहे हो, उसके कंसिडरेशन में दे रहे हो, साफ साफ दिख रहा है। तो ये क्या हो जाता है सर, दिख रहा है, प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है कि वो एग्रीमेंट कैसा है सर, वॉइड है। तो वॉइड चीज़ें जो दिख रही हैं दैट इज टोटली इलीगल, टोटली वॉइड, एंड इसलिए असेंशियल एलिमेंट क्या आ गया सर कि आपका एग्रीमेंट वॉइड होना नहीं चाहिए। अंडरस्टूड। देखो क्या कहता है, थ्रेट टू कमिट मर्डर कर दूंगा भाई, तेरा मर्डर कर दूंगा, इसके लिए तेरे को पैसे दे रहा हूं, मर्डर। अरे भाई साफ साफ दिख रहा है एग्रीमेंट कैसा है, वॉइड है, इलीगल है। तो ऐसा बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। फटाफट से रीकैप करो, हमने जितने भी पॉइंटर डिस्कस करे हैं इससे पहले वाले पेज पे आ जाओ। सर एग्रीमेंट होना जरूरी है, पहला पॉइंट एग्रीमेंट होना चाहिए, दूसरा फ्री कंसेंट होना जरूरी है, तीसरा कंपिटेंसी होना जरूरी है, कंपिटेंसी बोले तो साउंड माइंड का मेजर होना चाहिए, और कुछ भी लॉस जो भी बताए गए हैं उसके तहत कंपिटेंट होनी चाहिए, कंसिडरेशन होनी चाहिए, और कैसी, लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। बात समझ में आती है। तो 5 और 6 वी हैव 11 essential elements of a valid contract। ठीक है मैडम, बात समझ में आ गई, आपकी बात समझ में आ गई। अब बेटा जी एक और बात समझ लो, एग्जामिनर आपको डायरेक्ट नहीं बोलेगा बेटा बता असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। यहाँ हम लॉ का पेपर कर रहे हैं बच्चे, लॉ का पेपर, ठीक है। लॉ आपको केस लॉ देगा, जैसे कि सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग में उसने बोला कि 100 टन्स ऑफ ऑयल वो उसकी किसी ने परचेज करने के लिए बोला, बट स्पेसिफाई नहीं किया कि ऑयल कैसा है, मस्टर्ड ऑयल लेना है, कोकोनट ऑयल लेना है, मैडम कौन सा ऑयल लेना है। तो यहाँ पर सर्टेनिटी मिसिंग है। तो क्वेश्चन इस तरीके की आपको सिचुएशंस देगा पेपर में, एंड अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना है कि ये कौन सा पॉइंटर को क्या कर रहा है, मिस कर रहा है। क्लियर है? ओके ओके मैडम, ओके।